नमस्कार और स्वागत है हमारी आज की चर्चा में। नमस्कार। हमारे पास आज जो कहानी है वो महाराष्ट्र के गोंदिया जिले से आई है। गोंदिया, जिसे धान का कटोरा भी कहते हैं। सोचिए, चारों तरफ हरियाली, शांत माहौल। बिल्कुल। लेकिन इसी शांति के बीच एक ऐसी डरावनी हकीकत छिपी है जिसने एक पूरे गांव को आज तक अपनी गिरफ्त में ले रखा है। सही बात है। और कहानी का नाम है गोंदिया की चुड़ैल रात का झरना। रात का झरना। हाँ, और ये बस कोई सुनी सुनाई भूत की कहानी नहीं है। आज हम इस कहानी की क्या कहते हैं, चीर फाड़ करेंगे ये समझने के लिए कि आखिर डर पैदा कैसे होता है, कैसे एक दुखद घटना एक किंवदंती या लेजेंड में बदल जाती है और पीढ़ियों तक लोगों के जहन में जिंदा रहती है। बिल्कुल। तो चलिए इस कहानी को जरा खुरेद कर देखते हैं कि इसके अंदर आखिर चल क्या रहा है। जरूर। ये कहानी एक झरने और एक औरत की आत्मा से जुड़ी है। पर ये सब शुरू कैसे हुआ, मतलब इस भूत की बैक स्टोरी क्या है? देखिए, हर भूत की कहानी के पीछे अक्सर एक इंसानी त्रासदी होती है। हाँ, ये तो है। यहाँ भी ऐसा ही है। कहानी बताती है कि कई साल पहले गांव के पास वाले उस झरने में एक औरत की लाश मिली थी। लाश मिली थी? कोई हादसा था या? नहीं, ये हादसा नहीं था। कहानी के मुताबिक उस औरत का पति उस पर शक करता था। शक? किस बात का? कि वो तंत्र मंत्र और काला जादू करती है। ओह। और उस जमाने में ये बहुत बड़ा इल्जाम होता था। हाँ, जाहिर है। तो इसी शक के आधार पर उसने अपनी पत्नी को बहुत बेरहमी से पीटा और उसे घर से निकाल दिया। क्या? सिर्फ शक की बिना पर? कोई सबूत नहीं, कुछ नहीं? कुछ नहीं। ये तो सराफर नाइंसाफी है। उस बेचारी औरत का फिर क्या हुआ? यहीं पर वो कहानी एक बहुत दुखद मोड़ लेती है। जिल्लत और दर्द से टूटकर उस औरत ने उसी झरने में डूबकर अपनी जान दे दी। ओह। और बस यहीं से उस जगह की पहचान हमेशा के लिए बदल गई। मतलब एक आम झरना एक भूतहा जगह बन गया। बिल्कुल। गांव वालों का मानना है कि उस औरत की आत्मा इंसाफ के लिए आज भी वहीं भटकती है। और शायद इसीलिए लोग उसे चुड़ैल कहने लगे। हाँ। इस कहानी में उस आत्मा का जो जिक्र है वो भी बहुत जाना पहचाना सा लगता है। सफेद साड़ी, खुले बाल। हाँ, और एक बहुत ही खास बात। क्या? उल्टे पैर। उल्टे पैर। ये तो लगभग हर देसी डरावनी कहानी में सुनने को मिलता है। सही। ये बस एक डरावनी डिटेल है या इसका कोई गहरा मतलब भी है? नहीं, इसका बहुत गहरा मतलब है। भारतीय लोक कथाओं में ये एक सिग्नेचर की तरह है। अच्छा। जैसे ही आप उल्टे पैर देखते हैं, आप समझ जाते हैं कि आप किसी इंसानी चीज से नहीं बल्कि किसी अलौकिक शक्ति से डील कर रहे हैं। ये एक छोटा सा इशारा पूरी कहानी का माहौल बदल देता है। ये उस डर को एक तरह से सांस्कृतिक रूप से असली बना देता है। क्योंकि हमने बचपन से ऐसी कहानियां सुनी होती हैं। बिल्कुल। कहानी यहीं खत्म हो सकती थी। एक गांव, एक झरना और एक अतृप्त आत्मा की कहानी बनकर रह जाती। पर ऐसा हुआ नहीं। पर फिर कहानी में एक नया किरदार आता है, रमाकांत नाम का एक किसान। और रमाकांत इस कहानी के लिए एकदम सही पात्र है। वो कैसे? वो एक मेहनती किसान था जिसे इन भूत प्रेत की कहानियों पर ज्यादा यकीन नहीं था। अच्छा, तो वो मानता नहीं था इन सब बातों को? नहीं, वो अक्सर देर रात अपने खेत से लौटते हुए उसी झरने के पास से गुजरता था। उसके लिए ये बस एक रास्ता था। एक ऐसा इंसान जो शक करता हो और फिर उसका सामना सीधे उसी चीज से हो जाए जिस पर वो यकीन नहीं करता। हाँ, यहीं से तो असल कहानी शुरू होती है। अब हम कहानी के उस हिस्से में चल रहे हैं जहाँ डर का मनोविज्ञान अपने चरम पर पहुँचता है। रमाकांत का वो अनुभव। हाँ, वो अनुभव जिसने इस किंवदंती को हमेशा के लिए पत्थर पर लिखी इबारत बना दिया। तो उस रात हुआ क्या था? कहानी में इसका जिक्र कैसे किया गया है? हाँ, तो कहानी बताती है कि अमावस की रात थी। अमावस की रात? और वक्त था करीब 12:30 बजे का। घना अंधेरा। जैसे ही वो झरने के पास पहुंचा, उसे एक अजीब सी बेचैनी होने लगी। और फिर उसे किसी औरत के सिसक सिसक कर रोने की धीमी आवाज सुनाई दी। रात के 12:30 बजे सुनसान झरने के पास रोने की आवाज किसी के भी होश उड़ाने के लिए काफी है। रमाकांत ने भी पहले यही सोचा कि शायद हवा की आवाज होगी या किसी जानवर की। हाँ, इंसान पहले यही सोचता है। उसने ध्यान न देने की कोशिश की और तेजी से चलने लगा, लेकिन वो आवाज और साफ होती गई। ओह। वो कोई हवा नहीं थी, कोई जानवर नहीं था, कोई सच में रो रहा था। और फिर वो हुआ जिसने रमाकांत के पैरों तले जमीन खिसका दी। हाँ। अचानक उस रोने की आवाज के बीच किसी ने उसका नाम पुकारा, बहुत साफ साफ। रमाकांत। यहीं पर डर का स्तर बदल जाता है। बिल्कुल। एक अनजानी आवाज सुनना एक बात है, लेकिन जब वो आवाज आपका नाम ले तो इसका मतलब है कि वो खतरा आपके लिए है। वो आपको जानता है। हाँ, डर अब बाहरी नहीं बल्कि व्यक्तिगत हो जाता है। आप सोचने पर मजबूर हो जाते हैं,
इतने लोगों में मैं ही क्यों? एक मिनट, उसे सिर्फ रोने की आवाज नहीं आई, किसी ने उसका नाम लिया। ये तो बहुत ज्यादा पर्सनल और डरावना है। बहुत ज्यादा। रमाकांत ने क्या किया फिर? जाहिर है वो बुरी तरह डर गया। कांपते हुए हाथों से उसने अपनी टॉर्च निकाली और जलाई। उसने टॉर्च की रोशनी आवाज की दिशा में घुमाई और जो नजारा उसने देखा। क्या देखा उसने? झरने के ठीक बीच में पानी में घुटनों तक डूबी एक औरत खड़ी थी। अरे बाप रे! उसके लंबे काले बाल उसके चेहरे को ढके हुए थे। उसकी सफेद साड़ी पानी से भीगकर शरीर से चिपकी हुई थी। और उसके पैर? और जब रमाकांत की नजर उसके पैरों पर पड़ी तो वो उल्टे थे। यानी लोक कथा की वो छवि, वो चुड़ैल ठीक उसके सामने खड़ी थी। हाँ। मैं तो सोचकर ही कांप रही हूँ, वो भागा क्यों नहीं? वो भागना चाहता था, उसने अपनी पूरी ताकत लगा दी, लेकिन उसके पैर वो जैसे जमीन में धंस गए थे। हिल नहीं पा रहा था, 1 इंच भी नहीं। वो चीखना चाहता था पर उसके गले से आवाज ही नहीं निकल रही थी। ऐसा क्यों? मतलब डर के मारे इंसान हिल नहीं पाता, ये सुना तो है, पर इसका कोई वैज्ञानिक कारण है? हाँ, ये एक बहुत ही असली मनोवैज्ञानिक प्रतिक्रिया है। इसे फाइट, फ्लाइट और फ्रीज रिस्पॉन्स कहते हैं। अच्छा। जब खतरा इतना बड़ा और अचानक हो कि दिमाग समझ ही ना पाए कि लड़ना है या भागना है, तो वो एक तरह से शॉर्ट सर्किट हो जाता है और शरीर को पूरी तरह जाम कर देता है। बिल्कुल। ये एक सर्वाइवल इंस्टिंक्ट है कि शायद चुप और स्थिर रहने से खतरा टल जाए। तो रमाकांत का हिलना पाना कहानी को एक खौफनाक हकीकत से जोड़ता है। और वो औरत, वो वहीं खड़ी रही? नहीं, कहानी का सबसे भयानक हिस्सा तो अब आता है। अब? वो औरत धीरे धीरे पानी से निकलकर रमाकांत की तरफ बढ़ने लगी। और जब वो उसके बिल्कुल करीब आ गई तो उसने फुसफुसाते हुए एक ऐसी बात कही जो इस कहानी का सबसे बड़ा रहस्य है। क्या कहा उसने? उसने कहा, मेरी आखिरी रोटी तूने खाई थी। क्या? एक मिनट, मेरी आखिरी रोटी तूने खाई थी? इसका क्या मतलब हो सकता है? अब तू मेरा हिस्सा देगा। क्या रमाकांत उस औरत को पहले से जानता था? यही सवाल इस कहानी को इतना परेशान करने वाला बना देता है। कहानी इस बारे में कुछ नहीं बताती। क्या ये सचमुच की कोई घटना थी? क्या रमाकांत ने कभी अनजाने में उस औरत का हक छीना था, या फिर ये बस एक रूपक है? ये अस्पष्टता ही डर को और गहरा कर देती है। हाँ, सुनने वाला सोचने पर मजबूर हो जाता है कि इस कहानी में और भी बहुत कुछ है जो बताया नहीं गया। और इसके ठीक बाद कहानी बताती है कि जोर से हवा का एक झोंका आया। हाँ, और रमाकांत की टॉर्च झिलमिलाकर बुझ गई। घना अंधेरा। और उस अंधेरे में रमाकांत को बस अपने कान के पास एक बर्फीली ठंडी सांस महसूस हुई। बस वो आखिरी एहसास था। हाँ, इसके बाद क्या हुआ उसे कुछ याद नहीं। तो इस घटना का अंजाम क्या हुआ? रमाकांत का क्या बना? अगली सुबह गांव के कुछ लोगों ने रमाकांत को सड़क के किनारे बेहोश पाया। बेहोश? हाँ, और जब उन्होंने उसे उठाया और उसके चेहरे को देखा तो वो हैरान रह गए। क्यों? रमाकांत के बाल जो कल तक काले थे अब पूरी तरह से सफेद हो चुके थे। एक रात में? एक ही रात में, जैसे रातों रात वो बूढ़ा हो गया हो। एक ही रात में बाल सफेद हो जाना, ये तो दिखाता है कि उसने कितना ज्यादा खौफ झेला होगा। बिल्कुल, ये लोक कथाओं में इस्तेमाल होने वाला एक क्लासिक तरीका है, ये दिखाने के लिए कि सदमा कितना गहरा था। ये उस अनुभव का एक शारीरिक सबूत बन जाता है। हाँ, एक ऐसा निशान जिसे कोई नकार नहीं सकता। क्या वो बच पाया? उसने लोगों को बताया कि क्या हुआ था? उसने बताने की कोशिश की, लेकिन डर के मारे उसकी जबान लड़खड़ा रही थी। वो सिर्फ झड़ना और रोटी जैसे शब्द बुदबुदा पा रहा था। लेकिन गांव वाले समझ गए होंगे। हाँ, उसकी हालत देखकर ही वो समझ गए थे कि उसका सामना किससे हुआ है। पर कहानी का अंत और भी दुखद है। 2 दिन बाद रमाकांत की मौत हो गई। मर गया? कैसे? उसकी लाश कहाँ? उसी झरने के पास मिली थी। ओह। कहानी कहती है कि उसकी आंखें खुली हुई थी और उसके चेहरे पर वही जमा हुआ डर था जो उसने उस रात महसूस किया था। तो यहाँ आकर ये कहानी एक व्यक्तिगत अनुभव से बढ़कर पूरे समुदाय की सच्चाई बन जाती है। हाँ, रमाकांत की मौत उस झरने से जुड़े डर को हमेशा के लिए पुख्ता कर देती है। अब ये सिर्फ एक सुनी सुनाई बात नहीं रही। नहीं, अब ये एक ऐसी घटना है जिसका एक ठोस दुखद सबूत है। जाहिर है पूरे गांव में दहशत फैल गई होगी। हाँ। लोगों ने क्या किया फिर? गांव वालों की प्रतिक्रिया भी देखने लायक है। उन्होंने उस झरने पर पूजा पाठ करवाया। पूजा पाठ? हाँ, एक पंडित को बुलाया गया जिसने घोषणा की कि उस औरत की आत्मा को शांति नहीं मिली है और वो हर साल अमावस की रात को ठीक 12 बजे वहां से गुजरने वाले किसी न किसी को अपना शिकार बनाती है। तो एक पंडित की इस घोषणा ने तो डर को एक तरह से आधिकारिक बना दिया। हाँ, ये एक बहुत महत्वपूर्ण मोड़ है। इस तरह एक अनजाने अनियंत्रित डर को एक नियम और विश्वास में बदल दिया जाता है। पंडित की घोषणा उस डर को एक ढांचा देती है
अमावस की रात 12 बजे वहां से मत गुजरो। ये डर को काबू में करने का एक सामाजिक तरीका है। बिल्कुल। अब लोगों को पता है कि उन्हें क्या नहीं करना है। इस तरह वो किंवदंती हमेशा के लिए जिंदा रह जाती है। और ये कहानी अब सिर्फ रमाकांत की नहीं बल्कि पूरे चिचगांव के बन चुकी है। सही कहा। तो आज क्या हाल है उस झरने का? क्या आज भी लोग वहां जाने से डरते हैं? कहानी के मुताबिक बिल्कुल डरते हैं। आज भी सूरज ढलने के बाद कोई उस झरने के पास जाने की हिम्मत नहीं करता। ये है उस कहानी का स्थायी प्रभाव। हाँ, और भी कुछ अजीब होता है वहाँ। जैसे कि कहा जाता है कि उस झरने का पानी कभी शांत नहीं रहता। उसमें हमेशा हल्की लहरें उठती रहती हैं, जैसे पानी के नीचे कोई बेचैन हो। अच्छा। और कभी कभी आज भी वहाँ से किसी औरत के रोने की दबी दबी आवाजें सुनाई देती हैं। और गांव वाले मानते हैं कि जो भी ये आवाज सुन लेता है वो अगले दिन बुरी तरह बीमार पड़ जाता है। इस तरह वो जगह और कहानी दोनों आज भी जिंदा हैं। जिंदा है। तो अगर हम इस पूरी चर्चा को समेटें तो हमने देखा कि कैसे एक औरत के साथ हुई नाइंसाफी की एक दुखद घटना ने एक डरावनी लोक कथा को जन्म दिया। एक ऐसी कहानी जिसमें एक अतृप्त आत्मा शायद आज भी इंसाफ खोज रही है। हमने ये भी समझा कि कहानी में डर को किस बारीकी से बुना गया है। नाम पुकारने जैसा व्यक्तिगत हमला, हिल न पाने की असली मनोवैज्ञानिक अवस्था, और मेरी आखिरी रोटी वाला वो रहस्यमयी संवाद जो कहानी को एक अनसुलझी पहेली बना देता है। और आखिर में हमने देखा कि कैसे रमाकांत का भयानक अनुभव और उसकी मौत इस कहानी को एक निजी हादसे से एक सामुदायिक विश्वास में बदल देती है, एक चेतावनी में जो आज भी उस गांव में जिंदा है। ये कहानी सिर्फ एक भूत के बारे में नहीं है, बल्कि ये डर, विश्वास और एक समाज की साझा याददाश्त के बारे में है। सही कहा। ऐसी कहानियां सिर्फ मनोरंजन या डराने के लिए नहीं होती। तो फिर अक्सर ये सामाजिक चेतावनी का काम करती हैं, जैसे कि रात में अकेले सुनसान जगहों पर मत जाओ। एक तरह से ये सुरक्षा का एक लोक तरीका है। हाँ, ये तो इसका एक व्यावहारिक पहलू हो गया। और इसका कोई और पहलू भी है। एक और गहरा पहलू है। ये कहानियां उन लोगों की यादों को जिंदा रखती हैं जिनके साथ अन्याय हुआ और जिन्हें समाज शायद भुला देता। उस औरत की कहानी जिसे तंत्र मंत्र के शक में प्रताड़ित करके मरने पर मजबूर कर दिया गया, वो आज इस भूत की कहानी के जरिए ही तो जिंदा है। सही बात है। ये कहानियां हमें हमारे आसपास के शांत दिखने वाले माहौल में दबी हुई अनकही त्रासदियों की याद दिलाती हैं। ये एक बहुत गहरा विचार है और ये कहानी वाकई एक सवाल छोड़ जाती है। सवाल ये नहीं है कि भूत प्रेत सच में होते हैं या नहीं। शायद असली सवाल ये है कि किन लोगों की कहानियां मरने के बाद भूत की कहानियों में बदल जाती हैं। अक्सर उन्हीं की जिन्हें जीते जी इंसाफ नहीं मिला। Welcome to the Darkverse. Subscribe for more dark stories. The darkness awaits.